अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेहरान शौकत। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ ब्रिटेन, या इंग्लैंड की सबसे मशहूर जो पर्सनालिटी है लिटरेचर के अंदर, जिसको पढ़े बगैर हमारा लिटरेचर कंप्लीट नहीं होता। और हर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले को उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस शख्सियत का नाम है विलियम शेक्सपियर, जो कि 1564 में पैदा हुआ 1564 में, और इसकी डेथ हुई 1616 में। 1564 में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी पैदा हुई थी और उसका नाम था क्रिस्टोफर मार्लो, जिसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसको फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा गया था क्रिस्टोफर मार्लो को, और वो इसका सबसे बड़ा शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी था और उसका राइवल भी था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर को। तो शेक्सपियर के कुछ टाइटल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री कहा जाता है। हमें यह पता है कि रेनेसेंस पीरियड में मोस्टली जो ड्रामास लिखे जा रहे थे वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जा रहे थे और ब्लैंक वर्स में थे। तो शेक्सपियर ने पोइट्री भी लिखी, ड्रामास भी लिखे, और पोइट्री सोनेट्स भी लिखी, लॉन्ग पोएम्स भी लिखी। और सिर्फ पोइट्री में ही इसने पोइट्री नहीं की, इनफैक्ट ड्रामास के अंदर भी इसने पोइट्री की, जिसकी वजह से इसको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फिलोसॉफिकल टाइप की इसने पोएम्स इंट्रोड्यूस करवाई। जस्ट लाइक इसका एक प्ले था एज यू लाइक इट, उस प्ले के अंदर एक इसकी बहुत फेमस पोइम आती है जो बीए में भी पढ़ाई जाती है, और उस पोइम का नाम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। पूरी की पूरी दुनिया एक स्टेज की मानिंद। और सेकंड इसका टाइटल है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। जी हाँ, बिल्कुल फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा ही कहलाना चाहिए इसे, क्योंकि इसने कॉमेडीज़ लिखी, वो भी बहुत फेमस हुई, क्रॉनिकल्स लिखे, वो भी फेमस हुए। इसकी ट्रेजेडीज़ वर्ल्ड फेमस हैं और ट्रेजाइक कॉमेडीज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो इसलिए इसको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो उसने सिर्फ ट्रेजेडीज़ लिखी, बेन जॉनसन उसने कॉमेडीज़ लिखी। शेक्सपियर एक पूरा का पूरा अपने आप में एक स्कूल था। और थर्ड इसका टाइटल है द बार्ड। बार्ड कहते हैं पोइट को। और नेक्स्ट इसका टाइटल है द बार्ड ऑफ एवॉन। अब ये एवॉन जो है, ये इस जहाँ पर ये पैदा हुआ था उस जगह का नाम था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। STRATFORD, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। तो वहाँ से ये एवॉन लिया गया है, और बार्ड का मतलब पोइट है। द बार्ड ऑफ एवॉन एवॉन में पैदा होने वाला एक शायर। बार्ड ऑफ आयरशायर भी एक है स्कॉटलैंड का, वो रॉबर्ट बर्न्स को कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो लास्ट इसका टाइटल है वो है द स्वीट स्वान ऑफ एवन। स्वान कहते हैं बतख को, तो स्वीट स्वान एक क्यूट सी स्वीट सी बतख जो है एवॉन में रहने वाली, ये भी इसका एक टाइटल है। तो ये शेक्सपियर के कुछ टाइटल्स थे। शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, जो कि एक ग्लव मेकर था, एक लेदर फैक्ट्री में काम करता था और ग्लव मेकर था। चौसर के बारे में हमने डिस्कस किया था। चौसर के फादर जो थे वो एक विंटनर थे, शराब फरोश थे। क्रिस्टोफर मार्लो के फादर जो थे वो एक कॉबलर थे, और शेक्सपियर के जो फादर थे वो एक ग्लव मेकर थे, दस्ताने बनाया करते थे लेदर के। और उसके बाद इसकी जो वाइफ है उसका नाम एन हैथवे था। और एन हैथवे, शेक्सपियर की जब शादी हुई, शेक्सपियर उस वक्त 18 ईयर्स ओल्ड था, 18 साल का था, और उस वक्त एन हैथवे इससे 8 साल बड़ी थी, उसकी एज 26 थी। फिर इनके 3 बच्चे हुए, एक का नाम सुसन्ना था, एक हैमनेट और एक जुडिथ। अब ये हैमनेट नाम हमको सुना सुना लग रहा होगा, इसी हैमनेट से हैमलेट निकला है, शेक्सपियर की सबसे फेमस और ट्रेजेडी का नाम जो था हैमलेट। और हैमलेट सबसे बड़ा प्ले भी था शेक्सपियर का। तो ये कुछ इसकी फैमिली का इंट्रोडक्शन था। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं शेक्सपियर के लिटरेचर को, उसने लिखा क्या क्या। उसने, जैसा कि मैंने बताया, उसने पोइम्स लिखी। पोइम्स के अंदर 2 चीज़ें लिखी, सोनेट्स और लॉन्ग पोइम्स। तो शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री कहा जाता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसने ड्रामा के अंदर भी पोइट्री दी। तो इसने सोनेट्स लिखी। सोनेट्स के बारे में हमें पता है कि वो 14 लाइन्स की एक पोइम को कहा जाता है सोनेट। अब वो 14 लाइन्स की पोइम जो हमें पेट्रार्क ने दी थी, इटली के पेट्रार्क ने, और जो थॉमस वाइट ने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाई, अब उनका जो पैटर्न हुआ करता था, फर्स्ट 8 लाइन्स का एक स्टेंजा होता था जिसको ऑक्टेव कहा जाता था, और लास्ट 6 लाइन्स का एक स्टेंजा होता था जिसको सेस्टेट कहा जाता था।
लेकिन शेक्सपियर ने वो तरीका भी थोड़ा सा चेंज किया, और शेक्सपियरियन सोनेट का जो पैटर्न हुआ करता था उसके अंदर 3 क्वार्ट्रेन्स होते थे और एक कपलेट होता था। क्वार्ट्रेन्स का वर्ड क्वार्टर से निकले। क्वार्टर कहते हैं 1/4 हिस्से को, मीन्स कि हम यहाँ पे 4 को कहेंगे। क्वार्ट्रेन का मतलब है एक ऐसा स्टेंजा जो 4 लाइनों पर मुश्तमिल हो। तो 3 क्वार्ट्रेन्स हुआ करते थे, तो 4 × 3 = 12, 12 लाइन्स ये होगी, और एक एंड पे 2 लाइन्स का एक शेर होता था जिसको कपलेट कहा जाता है। जिस लाइक आपने हीरोइक कपलेट सुना होगा पिछली कुछ वीडियोज़ में। तो कपलेट कहते हैं एक जोड़े को, मीन्स के 2 लाइनों का जो जोड़ा होता है, एक शेर जो पूरा होता है उसको कपलेट कहा जाता है। तो 3 क्वार्ट्रेन्स, 4 लाइनों के 3 स्टैंजास और एक आखिरी कपलेट, तो ये 14 लाइन्स शेक्सपियर की सोनेट का फॉर्मेट हुआ करता था। तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी टोटल, और ये जो इसकी 154 सोनेट्स थी, ये 2 लोग, इनमें से मैक्सिमम जो इसकी सोनेट्स थी वो 2 अननोन लोगों को एड्रेस्ड थी, उनसे मुखातिब होकर इसने लिखी थी। अब उन 2 लोगों के बारे में नहीं पता कि वो कौन है। उनमें से एक को ब्लैक लेडी कहकर पुकारता है शेक्सपियर, और एक को मिस्टर WH। अब वो कंफर्म नहीं है वो लोग कौन थे, लेकिन मोस्टली शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो इन्हीं 2 लोगों को एड्रेस की गई हैं। उसके बाद शेक्सपियर ने 2 लॉन्ग पोइम्स लिखी। ये लॉन्ग पोइम्स एपिक्स नहीं थी, लेकिन क्योंकि एपिक के बारे में तो प्रॉपरली हर चीज़ ट्रेडिशन उसकी फॉलो करना पड़ती है, उसका ग्रैंड स्टाइल होना चाहिए, उसके अंदर वॉर्स होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपरली हीरोज़ दिखाने चाहिए, उसके अंदर अंडरवर्ल्ड की जर्नी, गॉड्स एंड गॉडेसेस, और ये हर चीज़ होनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग पोइम का मतलब यही होता है कि एक आम पोइम जो बहुत लंबी हो। तो शेक्सपियर ने 2 लॉन्ग पोइम्स लिखी, जिसमें वेनिस एंड अडोनिस इसकी पहली लॉन्ग पोइम थी, और दूसरी लॉन्ग पोइम इसकी द रेप ऑफ द ल्यूक्रेस। तो ये शेक्सपियर की पोइट्री के बारे में था। और उसके बाद शेक्सपियर की ड्रामा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ड्रामा की वजह से शेक्सपियर बहुत ज़्यादा फेमस था, फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री, फादर ऑफ ड्रामा। तो ये जो 2 टाइटल्स थे ये इसको ड्रामा की वजह से मिले, क्योंकि इसने इस एज में, इनफैक्ट इस एज को गोल्डन एज ड्रामा की वजह से ही कहा जाता है। रिनाइसेंस पीरियड के अंदर शेक्सपियर फॉल करता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। रिनाइसेंस पीरियड हमने डिस्कस किया था 1453 एडी में स्टार्ट हुआ था, आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जब 100 ईयर्स वॉर एंड हुई थी। और ये फिर अपने अंदर एलिजाबेथन एज को भी समेट लेता है, और उसके बाद प्यूरिटन एज को भी ले आता है अपने अंदर। तो 1650-60s तक रिनाइसेंस चलता है। तो ये हम जो लिटरेचर डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, वो एलिजाबेथन एज का लिटरेचर डिस्कस कर रहे थे, और ये एलिजाबेथन एज का सबसे बड़ा राइटर विलियम शेक्सपियर समझा जाता है। और इनफैक्ट एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है अपने ड्रामा की वजह से, क्योंकि इससे पहले एंग्लो नॉर्मन पीरियड में अगर ड्रामा लिखा भी जा रहा था तो वो प्रॉपरली नहीं लिखा जा रहा था। अभी स्टार्ट हुए थे, उसमें मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेज लिखे जा रहे थे। तो शेक्सपियर की जो ड्रामेटिक कंपनी थी, इंग्लैंड में आने के बाद शेक्सपियर ने सबसे पहले जो ड्रामेटिक कंपनी ज्वाइन की उसका नाम लॉर्ड शैम्बरलेन्स मैन था, और इस लॉर्ड शैम्बरलेन्स मैन का नाम बाद में चेंज करके किंग्समैन रख दिया गया था। और उसके बाद थिएटर, हमने ये डिस्कस किया था अपनी रेनेसेंस वाली वीडियो में कि इस एज में, एलिजाबेथन एज में, 2 थिएटर्स बहुत फेमस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1577 में जो दी थिएटर के नाम से एक थिएटर बनाया गया, अब वो ज़्यादा चला नहीं, फ्लॉप हो गया, तो वहाँ से लकड़ियाँ ली गई और 1599 में ग्लोब थिएटर बना दिया गया। तो अगर ये पूछा जाए कि ग्लोब थिएटर में बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से आई, तो वो दी थिएटर से आई थी जो 1577 में बनाया गया था। तो ये ग्लोब थिएटर 1599 में बना, और यही शेक्सपियर का थिएटर समझा जाता है। इसी में शेक्सपियर के प्लेस परफॉर्म हुआ करते थे, और ये बहुत फेमस हुआ करता था ग्लोब थिएटर। इस थिएटर को हम इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जो 1613 में जब शेक्सपियर का प्ले हेनरी 6 परफॉर्म हो रहा था यहाँ पे, उस वक्त ग्लोब थिएटर में आग भी लगी थी 1613 में, और उसके बाद 1614 में इसको रीबिल्ड किया गया था। तो टोटल शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे। कुछ लोग कहते हैं 38, कुछ 39 कहते हैं, लेकिन ऑफिशियली कंप्लीटेड प्लेज इसके 37 है। कुछ प्लेज 1-2 हैं जो इसके इनकम्प्लीट भी हैं। तो शेक्सपियर के प्लेज जो हैं वो 4 पीरियड्स में डिवाइडेड हैं। इसने 4 पीरियड्स में काम किया, और 1577 से ऑनवर्ड फिर इस तरीके से 6-6, 7-7 सालों के कुछ पीरियड्स इसके आते रहे, जिसमें इसने लाइफ के उस टाइम में कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे काम किया।
तो इसके ड्रामाज जो हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। सबसे पहला जो पीरियड इसका है वो अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क्स थे इसके। उस टाइम पे ये अभी ड्रामाज लिखना शुरू हो रहा था। तो वो जो इसने उस टाइम पे ड्रामाज लिखे वो उसका एक्सपेरिमेंटल वर्क भी कहलाता है, और उनको रोमांसेस भी कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर मोस्टली जो थे वो रोमांसेस थे इसके, या उनको हम कॉमेडीज़ भी कह सकते हैं। तो ये 2-3 नामों से इसके फर्स्ट पीरियड को बुलाया जा सकता है। उसके अंदर जो इसके फेमस प्लेस थे वो रोमियो एंड जूलियट जो मोस्ट फेमस रोमांस है, हम इसके बारे में जानते हैं। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर्स लॉस्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, टाइटस एंड्रोनिकस, मच अडू अबाउट नथिंग। और भी कुछ हैं, लेकिन मोस्ट फेमस जो थे इसके अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क्स में वो ये वाले रोमांसेस एंड कॉमेडीज़ इंक्लूडेड है। इसका जो सेकंड पीरियड था शेक्सपियर के ड्रामास का, उसको हम क्रॉनिकल कहा करते हैं या हिस्ट्री प्लेस कहा करते हैं। तो शेक्सपियर ने कुछ हिस्ट्री प्लेस लिखे, कुछ क्रॉनिकल्स लिखे। क्रॉनिकल का मतलब होता है कि जब हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में कंपाइल कर दिया जाए। तो इसने किंग जॉन एक प्ले लिखा, हेनरी 4 का पार्ट 1 एंड 2 लिखा, हेनरी 5 ऑनवर्ड इसने और भी लिखे, हेनरी 6 पार्ट 1 एंड 2, हेनरी 8, और इस तरह के काफ़ी प्लेस जो किंग्स पे बेस्ड थे, मीन्स के हिस्ट्री पे बेस्ड थे, वो सारे हिस्टोरिकल प्लेस या क्रॉनिकल्स कहलाते हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जिसकी वजह से शेक्सपियर सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और आज तक जाना जाता है वो है इसकी ट्रेजेडीज़। शेक्सपियर की प्योर ट्रेजेडीज़ जो हैं वो 4 मानी जाती हैं, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। इन सब को हम प्रॉपरली डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। और एक और भी इसकी ट्रेजेडी है, जूलियस सीजर, लेकिन वह प्योर ट्रेजेडी नहीं मानी जाती। जो शेक्सपियर का प्रोसेस था ट्रेजेडी का उसके ऊपर फॉल नहीं करती, लेकिन है वो ट्रेजेडी ही। उसके बाद इसका लास्ट जो पार्ट है वो है ट्रेजाई कॉमेडीज़। अब इसको कॉमिकल ट्रेजेडीज़ भी कहा जाता है, ट्रेजिक कॉमेडीज़ भी कहा जाता है, ट्रेजाई कॉमेडीज़ भी कहा जाता है। अब इसके अंदर कुछ फेमस ट्रेजाई कॉमेडीज़ हैं, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ट्रेजाई कॉमेडीज़ का मतलब ये हुआ करता था कि वो पूरे के पूरे प्ले में ट्रेजेडीज़ चलती थी, लेकिन एट द एंड हैप्पी एंडिंग हो जाती थी, तो उसको ट्रेजाई कॉमेडीज़ कहा जाता था। अब उसके बाद ये हमने शेक्सपियर का सारा लिटरेचर डिस्कस कर लिया, उसकी पोइट्री, उसके ड्रामाज वगैरह। अब हम राइवल्स ऑफ शेक्सपियर की बात करेंगे कि इसके दौर में इसके सबसे बड़े कंटेम्प्रेरीज और इसके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस कौन लोग थे। जिस तरह हमने देखा कि 1564 में शेक्सपियर पैदा हुआ, 1564 में ही क्रिस्टोफर मार्लो भी पैदा हुआ। तो फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है क्योंकि वो शेक्सपियर से पहले लिख चुका था, और शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ जो थी वो 17वीं सेंचुरी के स्टार्ट में आ रही हैं। 1601 के बाद इसने ट्रेजेडीज़ लिखना शुरू की, और क्रिस्टोफर मार्लो की तो डेथ ही 1593 में हो गई। तो शेक्सपियर से 10-12 साल पहले वो ट्रेजेडीज़ लिख चुका था अपनी सारी, तो इसलिए उसको फादर ऑफ ट्रेजेडीज़ कहा जाता है, इंग्लिश ट्रेजेडीज़। वैसे हम जनरली फादर ऑफ ट्रेजेडी की बात करते हैं एस्केलस को फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी हम कहेंगे क्रिस्टोफर मार्लो को। तो ट्रेजेडी के अंदर इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज था इसके लिए, इसका जिससे मुकाबला था वो था क्रिस्टोफर मार्लो। और कॉमेडी के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि इस दौर में बेन जॉनसन लिख रहा था, तो सबसे बड़ा इसका कंटेम्प्रेरी इसके लिए जो चैलेंज था, इसका जो राइवल था वो था बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने सब की सब कॉमेडीज़ नहीं लिखी, उसने 2 ट्रेजेडीज़ भी लिखी, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद आ जाती है बात ग्लोब थिएटर की। शेक्सपियर का जो ग्लोब थिएटर हुआ करता था, ये आई होप इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये दरमियान में स्टेज हुआ करता था जहाँ पे एक्टर्स परफॉर्म किया करते थे, और हर तरफ ऑडियंस बैठी होती थी, और नीचे तो होती ही थी ऑडियंस, उसके बाद ऊपर भी 2 फ्लोर्स पर ऑडियंस हुआ करती थी। तो ये जो बिल्डिंग थी ये ग्लोब की शेप में थी, ऊपर से कर्व्ड हुआ करती थी, लेकिन ऊपर से छत इसकी ओपन हुआ करती थी, तो इसलिए इसको ग्लोब टाइप शेप में थी, तो इसको ग्लोब थिएटर कहा जाता था। ये इस पिक्चर से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। 3 स्टेप्स में ऑडियंस खड़ी होकर देख रही है और दरमियान में स्टेज है। उसके बाद कुछ की फैक्ट्स हैं इस शेक्सपियर के बारे में, या शेक्सपियर के थिएटर के बारे में कह लें, जो शेक्सपियर को बाकी थिएटर से या उसके वे ऑफ राइटिंग ए ट्रेजेडी, शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी राइटिंग स्टाइल था उसको बाकियों के ट्रेजेडी राइटिंग स्टाइल से अलग बनाता है। अब शेक्सपियर का जो थिएटर था ये रिजेक्ट करता है अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को। कैसे करता है? इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आ गए थे, कॉमिक रिलीफ, लैक ऑफ पोइटिक जस्टिस, ट्रेजिक वेस्ट, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, स्टेज के ऊपर डेथ, उसके बाद ट्रेजिक हीरो भी मर जाता था। तो इस तरीके से अरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट था
उसको कम्प्लीटली शेक्सपियर ने रिजेक्ट कर दिया। सेकेंडली, अनलाइक ग्रीक थिएटर, पीपल यूज टू वॉक और ईट ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस। जिस तरह मैंने आपको अभी ये थिएटर की इमेज दिखाई, ये लोग इसके अंदर अपना खा पी भी सकते हैं, इधर उधर जा भी सकते हैं। ग्रीक थिएटर में तो वो लोग आल्टर के इर्द गिर्द अपना प्ले परफॉर्म किया करते थे, कुर्बान गाह के इर्द गिर्द। तो वो अपना मुकद्दस फ्रीज़ा समझ कर भी वो प्ले परफॉर्म करते थे और देखते थे, और टिकटिकी बांध कर देखते थे, वहाँ से हिलते नहीं थे। लेकिन अब लोग एंटरटेनमेंट पर्पजेज से वो प्लेस को देखा करते थे ग्लोब थिएटर में। और जब दिल किया उनका आ गए, दिल किया चले गए, खा पी लिया, बैठ कर घूम फिर लिया, बातें कर ली। तो ये सब कुछ जो था ये ग्लोब थिएटर में होता था। अब उसके बाद प्लेज वर बीइंग परफॉर्म्ड बाय ड्रामेटिक कंपनीज हुआ करती थी जो प्लेस परफॉर्म किया करते थे। जिस तरह शेक्सपियर की एक ड्रामेटिक कंपनी लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन थी। उसके बाद 6 डिफरेंट प्लेज वर परफॉर्म्ड ईच वीक एंड एक्टर्स डिडंट हैव टाइम फॉर रिहर्सल्स। अब जो एक्टर्स हुआ करते थे उनके पास रिहर्सल्स का टाइम नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि एक वीक के अंदर 6 डिफरेंट प्लेज परफॉर्म होते थे। तो एक दिन में एक प्ले, नेक्स्ट डे दूसरा प्ले। तो उसी दिन में इन्होंने उसी प्ले की रिहर्सल करके वो परफॉर्म करना है, और फिर वो परफॉर्म करने के बाद अगले प्ले की भी रिहर्सल करनी है, फिर अगले दिन अगला प्ले परफॉर्म होगा। तो इस तरीके से उनके पास रिहर्सल का भी टाइम नहीं होता था। उसके बाद ट्रेजिक हीरो मर जाता था। जिस तरह हमने एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में देखा, एरिस्टोटल एडिपस रेक्स को एक कंप्लीट और परफेक्ट ट्रेजेडी कहते हैं। तो एडिपस रेक्स के अंदर एडिपस 3 के 3 प्लेस सर्वाइव करता है और मरता नहीं है। तो ग्रीक थिएटर में ट्रेजिक हीरो नहीं मरा करता था, लेकिन शेक्सपियर के प्ले में आके ट्रेजिक हीरो भी मर रहा है, उसकी भी डेथ हो गई। ओथेलो को हम देखें तो ओथेलो भी एंड पे सुसाइड कर लेता है। मैकबेथ को देखें, उसको मैकडफ मार देता है। किंग लियर को देखें, वो अपनी बेटियों की बॉडीज़ के ऊपर मर जाता है। और उसके बाद अगर हम उसको देखें, हमारा जो हैमलेट को भी लियार्टिस मार देते हैं। तो शेक्सपियर के जितने भी ट्रेजिक हीरोज़ हैं सबके सब मरते हैं। और उसके बाद ग्रीक थिएटर में हमने डिस्कस किया था कि स्टेज पर डेथ नहीं होती थी कभी भी। जिस तरह क्लाइटेमनेस्ट्रा ने एगामेम्नोन और कैसेंड्रा को मारा तो ऑफ स्टेज मारा, तो इसी तरीके से जिस तरह जोकेस्टा ने फांसी ली, अपने आप को हैंग किया, तो वो भी ऑफ स्टेज हुआ। तो ऑन स्टेज डेथ नहीं दिखाई जाती थी ग्रीक थिएटर में, शायद इसलिए क्योंकि उस वक्त ब्लड का एलिमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। उनको नहीं पता था कि ब्लड कैसे शो करवाया जाए स्टेज पर। तो वो तो हमें एलिजाबेथन एज में आके थॉमस काइड ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ब्लड और थंडर का एलिमेंट स्टेज के ऊपर। थॉमस काइड के बारे में हमने डिस्कशन की थी, जिसने स्पेनिश ट्रेजेडीज़ लिखी थी और अपनी रिवेंज ट्रेजेडीज़ की वजह से वो फेमस हुआ करता था, यूनिवर्सिटी विट्स का एक प्ले राइट। उसके बाद एलिजाबेथ एंड जेम्स वन लाइक्ड प्लेज। इस दौर में ड्रामास के फेमस होने की एक वजह यह भी थी कि क्वीन एलिजाबेथ और इसके बाद प्योरिटन एज का जो पहला किंग था जेम्स वन, इन दोनों को ड्रामास का बहुत शौक था। इनफैक्ट शेक्सपियर ने जो अपनी ट्रेजेडीज़ लिखी वो जेम्स वन के दौर में जाके लिखी। उसके बाद सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। पुराने प्लेज के अंदर ग्रीक थिएटर में गॉड्स और गॉडेसेस का रोल तो ज़रूर होता था, लेकिन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हुआ करते थे। जस्ट लाइक हैमलेट प्ले में शुरू में वो घोस्ट का आना, 2-3 दफ़ा घोस्ट की एंट्रेंस होती है। उसके बाद हम ओथेलो के अंदर वो जो उसका हैंडकरचीफ था, हैंडकरचीफ की भी एक पूरी मिथ थी, और वो एक सुपर नेचुरल मिथ थी कि जिसके पास वो हैंडकरचीफ होगा वो लव को संभाल के रखेगा और लॉयल रहेगा। इसी तरीके से मैकबेथ के अंदर वो फ्लोटिंग डैगर उसको नज़र आता है, किंग डंकन का जो बेड चैम्बर है उसके बाहर, और उसके बाद उसमें एक कैरेक्टर जिसको मैकबेथ मारता है, बैंकवो का घोस्ट उसको नज़र आता है। तो ये चीज़ें जो हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में आ जाती हैं। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है शेक्सपियर के प्लेज में, वो है कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ का मतलब है कि पूरी की पूरी ट्रेजेडी, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉमिक एलिमेंट भी हो। ग्रीक थिएटर में कॉमेडी नहीं हुआ करती थी ट्रेजेडीज़ में, यहाँ पे उसके अंदर है। जिस तरह एक फूल का कैरेक्टर दिखाता था शेक्सपियर किंग लियर के अंदर और इधर उधर, या ओथेलो के अंदर जिस तरह आप देख सकते हैं जब कैसियो को डिमोट कर दिया जाता है तो कैसियो कुछ क्लाउन्स और कुछ मस्खरे इस तरह के लोग ओथेलो के पास भेजते हैं ताकि वो उसको खुश करें, ओथेलो का मूड सेट हो और वो मुझे वापस जॉब पे रखे। तो ये कॉमिक रिलीफ का एलिमेंट हुआ करता था शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के अंदर। उसके बाद ट्रेजिक वेस्ट का मतलब है कि
शेक्सपियर की पूरी स्टोरी एक नॉर्मल स्पीड पे चल रही होती थी, लेकिन एंड पे आके वो बहुत सारी डेथ्स करवा देता था। जिस तरह ओथेलो के अंदर हमने देखा, प्रोवेंशियो की डेथ हो गई, ग्रेटियानो की डेथ हो गई, उसके बाद ओथेलो मर गया, अयागो को मरने का हुक्म दे दिया गया, रॉड्रिगो की डेथ हो गई, और उसके अलावा डेस्टिमोना की डेथ हो गई। इसी तरीके से किंग लियर के अंदर तीनों बेटियों की डेथ हो गई, एडमंड की डेथ हो गई। अब इस तरह से काफ़ी सारी, किंग लियर की खुद की डेथ हो गई, तो काफ़ी सारी डेथ्स दिखाई जाती थी। हैमलेट के अंदर भी हम देख सकते हैं कि हैमलेट मर गया, क्लॉडियस की भी डेथ हो गई, लियार्टिस की डेथ हो गई, गेटरूड की डेथ हो गई, ओफिलिया की डेथ हो गई। तो ये काफ़ी सारी जो डेथ्स दिखाया करता था शेक्सपियर अपनी ट्रेजेडीज़ के एंड पे, उसको ट्रेजिक वेस्ट कहा जाता है। और उसके बाद लैक ऑफ पोइटिक जस्टिस। लैक ऑफ पोइटिक जस्टिस से, पोइटिक जस्टिस हम कहते हैं कि जब किसी एक जो एंटेगनिस्ट होता है एक ट्रेजेडी का, उसके साथ वैसा ही अंजाम होना चाहिए जैसा उसका गुनाह है, तो वो पोइटिक जस्टिस होता है। लेकिन शेक्सपियर के प्लेज में लैक ऑफ पोइटिक जस्टिस था, क्योंकि अब जिस तरह अयागो का कैरेक्टर है, उसके साथ उसने इतना बुरा किया सबके साथ, लेकिन उसकी डेथ प्रॉपरली इतनी दर्दनाक नहीं दिखाई गई। उसको सिर्फ एक फांसी की सज़ा दे दी गई, और वो भी एंड पे उसकी फांसी की सज़ा का हुक्म दे दिया गया। ये भी नहीं पता उसको हुई कि नहीं हुई। तो ये लैक ऑफ पोइटिक जस्टिस है। किंग लियर के अंदर हम देखते हैं कि एडमंड का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाया गया, लेकिन एंड पे उसकी डेथ सिर्फ एक ड्यूल में हुई, एक दो बंदों की लड़ाई में हुई, तो कोई ऐसी दर्दनाक डेथ नहीं दिखाई जाती थी उनकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे शेक्सपियर के ड्रामास के। तो आई होप आपको शेक्सपियर के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज मिल चुकी होगी, और यही कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में शेक्सपियर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई एमसीक्यू, कोई शॉर्ट क्वेश्चन या कोई लॉन्ग क्वेश्चन। एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर गया, शायद मैंने लिखी नहीं। शेक्सपियर की जितनी भी सोनेट्स थी, जितनी भी इसकी पोइम्स थी, वो सब की सब 1609 में पब्लिश हुई थी, सारी की सारी 154 सोनेट्स। तो यहाँ पे हमारा शेक्सपियर जो है वो एंड हो जाता है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह।